अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा घर मेरी जन्नत, यासिर रहमान और रिजवान रौनक। मकसद यही है, पहले भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमने अपने आप को बचाना है नाज़रीन। चाहे इकोनॉमिस्ट से बात कर ली जाए, चाहे किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से कर ली जाए, वायरोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट है, कोई भी सहाफ़ी बिरादरी है, कोई शख्स भी जो है, कोई फ़नकार बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स भी बहुत सारे हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। एट द डे एंड बात सिर्फ एक ही सामने आती है कि फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगाही देकर इससे बचा सकते हैं, अब उन हिफाजती तदाबीर पर अमल करके बचा सकते हैं। एंड टेक आर वर्ड्स को इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। शुरू शुरू में वाकई ऐसा लगता होगा, मुश्किल लगता होगा, क्योंकि एक एज ओल्ड हमारा एक ट्रेडिशन, एक रिवायत, एक कल्चर जो है वो चला आ रहा है कि जनाब हमने मिलना है, हमने गले मिलना है, हमने मुसाफा करना है, एक दूसरे के साथ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के अमल पर उसको फॉलो नहीं करना है। लेकिन अब बहरहाल आप सिर्फ मास्क लगाएं, हाथ अपने बार बार धोएं, साफ रखें और ख़ास तौर पर समाजी फासला जो है वो रखें। किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो अपने आप को आप महदूद रखेंगे तो आप न सिर्फ अपने आप को महफूज रखेंगे, दूसरों को भी महफूज रखेंगे। या सिर्फ आप गेस्ट की तरफ जरूर जाइएगा। मैं जस्ट लास्ट एक बात जो है वो करना चाहता हूँ कि नाज़रीन आपने ये सोचना है, हर इनफरादी हैसियत में हर फर्द अगर ये सोच ले कि वो खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस का इफेक्टी है तो दूसरों को महफूज रखना है, या वो ये सोचे कि दूसरा जो है वो शख्स इफेक्टी है और अपने आप को महफूज रखना है, तो खुद ब खुद महदूद जो है वो होता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, और बहुत ज़रूरी है जी आगाही। तो यकीनन रिजवान, मुझे इस बात पे यकीन है कि आगाही तो सबको है, हो गई है। अमल की बात है कि अब हमने अमल करना है, और अगर अमल नहीं किया तो उसका बैकफायर भी हो सकता है। हुकूमत ने जी जो लॉकडाउन में नरमी की है, उस नरमी के कई मकासद हैं। सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो वल्नरेबल तबका है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उसके पास खुराक पहुँचे, उसके पास पैसे पहुँचे, उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल सके। जो एसएमई सेक्टर हमारा बुरी तरह मुतासर हो रहा है, और इवन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो शायद लॉकडाउन में जब मज़ीद नरमी की जाए तो वो इस काबिल ना हो कि वो अपने आप को रिज्यूम कर सकें। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया है। क्यों मैं बड़ा स्टेप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक वक्त में जबकि केसेस में इंक्रीज आ रहा है, उस वक्त में आप एक बहुत बोल्ड स्टेप लें, एनसीओसी की मीटिंग में एक कंसेंसस डेवलप करें और उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज को ओपन करें, ठीक है, और उन कंसर्न्स को देखते हुए जो कि कारोबारी तबके में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी जॉब मार्केट जो है वो भी स्क्वीज हो रही है। मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत शुक्रिया आपने PTV न्यूज़ पे हमें वक्त दिया है, और साथ ही नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, अरशद साहब, टू स्टार्ट विद फरमाइएगा, जो हुकूमत ने कंसेंसस के साथ जो सूबाई हुकूमतों के और बाकी स्टेक होल्डर्स के जो लॉकडाउन में नरमी की है, इनिशियल फेज के अंदर आप इसको किस तरह से देखते हैं, और अब कितना ज़रूरी हो गया कारोबारी तबके के ऊपर कि जिन रिक्वायरमेंट्स की या जिन कंडीशंस की हुकूमत बात कर रही है उस पर अमल दरामद खुद भी करें और जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको भी करवाएं, ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके, और जब डेटा रिविजिट हो तो फिर मजीद नरमी की जाए, बजाय इसके कि हुकूमत अपना फैसला वापस लेने में मजबूर हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हुकूमत ने जहाँ बड़े इंतहाई तदब्बर का मुजाहरा किया और ग्रेजुअल जो है जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की, वहाँ पर जो मुल्क की जो है ना टोटल ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री, उन्होंने भी भरपूर तावन किया है। यानी पूरी इंडस्ट्री ने अब शटडाउन में जाने में भी उन्होंने कोई तामल नहीं किया, और मेरे ख्याल में मेरी तवक्को से बहुत बेहतर रिस्पॉन्स आया है हमारी जो है ना ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री के कंसर्न सारे के सारे अफराद का। हर एक ने अपने कारोबार को नहीं देखा, यही देखा कि ये हुकूमत की है जो इंस्ट्रक्शन है, प्लस ये भी हम सब ने फील किया है कि जो भी हुकूमत फैसले कर रही है, जो इकदाम उठा रही है, वो हुकूमत की एक बैन अल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा होते हुए एक मजबूरी भी होती है। कि देखिए, एक चीज है कि अगर हम थोड़ा सा इसका जायजा लेना इस वायरस की पिक्चर का ग्लोबली, तो उसमें आप देखें कि दूसरी तकरीबन सारी दुनिया के कंपैरेटिवली, मैं पहले भी अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे जो होता है ना, जिन ममालिक में एक्सपोजर टू इन्फेक्शन बहुत कम होती है ना, वहाँ लोगों की ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हसास ज्यादा होते हैं। उनके इज्साम में हमारे कंपैरेटिवली टू फाइट विद न्यू वायरस और स्लाइटली म्यूटेटेड वायरस,
उनके जिस्म में इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल और इतना यूज टू नहीं होता टू टू डेली फेस न्यू चैलेंजेस। हम लोग जो है ना पाकिस्तान में है, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे है, जो हमारे जैसे इनकम स्लैब वाली जो सोसाइटी होती है, वहाँ इम्यून सिस्टम मासिस का एवरेज पर्सन का कंपैरेटिवली बेहतर होता है एज कंपेयर विद दूसरी सोसाइटी जो बहुत क्लीन रहते हैं। आल्दो वो क्लीन है ना, बात तो अच्छी है, लेकिन ये भी एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि वो कहा जाता है कि एक्सट्रीम क्लीनलीनेस। अच्छा साहब, अगर आप थोड़ा सा फोकस जो मैंने सवाल पूछा है उसके ऊपर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यकीनन ये बातें तो जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो कारोबारी तबका है उसको कैसे इंश्योर करेगा जो कंडीशंस हैं फैक्ट्रीज के लिए लगाई गई हैं, जो कंडीशन बाकी इंडस्ट्रीज के लिए लगाई गई हैं, और जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो खोला जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस रखिए ताकि थोड़ा लर्निंग हो सके लोगों को। इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना आपका मीडिया का किरदार बड़ा अहम होगा। वो इस तरीके से कि एक देखिए मीडिया एक बेहतरीन सोर्स है लोगों को आगाही देने में, लोगों को एजुकेट करने में, और जो जो नए नए इसमें फैक्टर्स आते जाएंगे वो जितना मीडिया तसलसल के साथ दिखाता जाएगा, ये मैं कहता हूँ कि ये ना अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो एहतियात बताई जा रही है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता एक इंस्टिंक्ट की शक्ल में आ जानी चाहिए और आ रही है। तो देखो ना अब लोगों में हाथ धोने का जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है पहले से ज्यादा। मास्क की जो है, मास्क का एक ना लगाना, अब मास्क ना लगाना एक मायूब हरकत समझी जा रही है। जिसने मास्क ना लगाया हो ना, लोग उसको देख रहे हैं यार तुमने नहीं लगाया, अच्छा नहीं किया हुआ। तो ये है कि इसमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जरा ये क्लियर कीजिएगा कि जो लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की जा रही है, इससे माशी सरगर्मियों पर क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है। हैवी इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन महीना पहले से जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खास तौर पे वो खोली गई। स्मॉल एंड मीडियम जो छोटा और दरमियाना तबका था कारोबारी बिरादरी का, जिनसे आप जो है वो रोज़ाना इंटरेक्ट भी करते थे, जिनके आप कंसर्न्स जो है वो हुकूमत के सामने भी रखते रहे हैं, उसको कितना फ़ायदा हो सकता है? जी डेफिनेटली। देखिए बात ये होती है कि अगर हम एक दिहाड़ीदार की भी बात करते हैं ना, दिहाड़ीदार भी किसी इंडस्ट्री के साथ ही जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्री पूरी चेन जब आप ओपन होना शुरू हो गई है तो इसका मेरे ख्याल में बड़ा जल्दी बड़े अच्छे मस्बत जो है ना वो इंडिकेटर आना शुरू हो जाएंगे। हमारी सोसाइटी में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कौम में जो है ना रेजिस्टेंस और टू फेस क्राइसिस कैपेसिटी बहुत अच्छी है हमारी। मेरे ख्याल में अगर कोई बड़ा, और आई एम प्रीटी होपफुल, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। वी विल मूव टुवर्ड्स बेटरमेंट हेल्थ वाइज भी और इकोनॉमी वाइज भी। हमारी अब जो इकोनॉमी की जो है ना, देखिए इसमें इकोनॉमी का एक जो हुकूमत ने जो स्टिमुलस भी दिए हैं, डिफरेंट रिलैक्सेशन दिए हैं, डेफरल दिए हैं, रिलैक्सेशन, वो सारी चीजें ट्रिकल डाउन हो के ना इंडस्ट्री से लेके कॉमन एक दिहाड़ीदार तक जाएंगी, और इसका मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी इसके मुस्बत असरात आना शुरू हो जाएंगे। और मैंने पहले भी कहता होता कि ये जितना भी जो शौक हमें लगा है ना, इकोनॉमिक्स का बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में अगर हम इसी तरह ग्रेजुअली इंप्रूव करते गए तो मेरा ख्याल है विद इन 1 ईयर हम इस गैप को कवर कर जाएंगे। मैं अपनी लेबर से, अपनी सारी सोसाइटी से, पूरी इंडस्ट्री, मैं बड़ा होपफुल हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखने का कायल होता हूं। अच्छा, इससे पहले नसीम सिद्दीकी साहब को मैं इन्वॉल्व करूं, बताइएगा कुछ एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, कुछ 35% डाउनफॉल आया, और उसकी बड़ी ऑब्वियस रीजंस हैं कि पूरी दुनिया में जब ट्रेड और कॉमर्स का मामला जो है वो स्क्वीज हो गया है तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी मुतासर होंगी। क्या देखते हैं अभी जो इंडस्ट्री ओपन की है इसके बाद जो हमारे एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स हैं उसकी तकमील के लिए हमें कितना कुशन मिल गया, और ख़ासतौर पे उस वक्त में जबकि ऑयल की प्राइसेस भी नीचे आई हैं और हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर भी कितना इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पड़ने वाला है। कुछ चीज़ें हैं यकीनन कोविड-19 की वजह से बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया यासिर एनपीटीवी। जी मैंने अर्शद साहब से ये सवाल पूछा था, अगर अर्शद साहब मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो आपको। सिद्दीकी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अर्शद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी मैंने आपसे सवाल पूछा, बताइएगा एक्सपोर्ट्स पे अभी कितना इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए बात ये है कि जो हमारी हुकूमत ने हमें स्टिमुलस दिया है लोकल इंडस्ट्री को, वो तो ज़्यादा एक्टिविटी शुरू कर देगी। अब देखो ना, रिसीवर का एंड भी डिपेंड करता है ना, अगर रिसीवर जो रिसीवर ओपन होना शुरू हो जाएंगे
तो हमारी इंडस्ट्री में ये पोटेंशियल है कि पूरी की पूरी डिमांड जो उन्हें बाहर से मिलेगी वो ये फौरन केटर करना शुरू कर देंगे। हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी की कमी नहीं है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज मौजूद है, और स्पेशली जो गवर्नमेंट की तरफ से एनकरेजिंग जो हमें इशारे आ रहे हैं, जो हमें सिग्नल आ रहे हैं, कल 2-3 दिन से हमारी FBR के साथ और जो एडवाइजर हैं हजरात जो है हफीज साहब हैं, रजाक दाऊद साहब हैं, वो इतना हमदर्दी के साथ और इतनी कोऑपरेशन के साथ हमें 3 दिन हो गए, अब सारा दिन हम टीवी पे रहते हैं, वो हम वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम ना, तो वो सारे हमें उनकी तरफ से बड़ी उम्मीद है और बड़ी पॉजिटिवली वी आर होपफुल कि जो स्टिमुलस जो इंडक्शन गवर्नमेंट फैसिलिटीज की कर रही है उसमें हमारी इंडस्ट्री की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। अब आगे रिसीवर का रह गया, रिसीवर भी अगर आहिस्ता आहिस्ता वो रिसिपिएंट वो शुरू हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस शुरू हो जाती है, तो वहां की जो पोर्ट्स खुलती हैं, रिसीविंग एंड ऑपरेटिव होता है, तो मेरा ख्याल है कि हम बड़ी जल्दी मैं तो कहता हूँ 2-3 महीने में हम अपनी नॉर्मल पेस पे आ जाएंगे। सही, बिल्कुल। डॉक्टर अरशद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको जरा हिस्सा बनाते हैं, जरा एक सहाफियाना नज़र से बताइएगा। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की जा रही है, मुखालफत भी हुई, तनकीद भी हुई, लेकिन बहरहाल हुकूमत समझती है कि बहुत बड़ा तबका जो है वो मुतासर हो रहा था, बेरोज़गार हो रहा था, भूख से मरने, फाकों से मरने तक की नौबत जो है वो आ सकती थी, खोलना पड़ा तनकीद के बावजूद। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान अब उन वल्नरेबल ममालिक में से या उस रीजन में है जहाँ पर ये ट्रेजेक्ट्री अभी बढ़ रही है, इसमें इजाफा होगा और होता भी जा रहा है। 1.5-2 हज़ार केसेस जो है वो पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल रजिस्टर भी हो रहे हैं। तो अब किया क्या जाए इस तमाम सूरत हाल में? और तीसरा रुख ये है कि अवाम या कौम जो है मिनहसुल कौम हम देखते हैं कि उतना संजीदा अभी तक भी नहीं ले पा रही है कोरोना वायरस को, कोविड-19 को, तो क्या किया जाए? देखिए, बिस्मिल्लाह, देखिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और हुकूमत वक्त जो है वो उन्होंने बड़े लॉकडाउन के बारे में जो फैसले किए हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए किए। ये जो पेंडेमिक आया ये पूरी दुनिया के लिए एक बिल्कुल अचानक हमला था और उसमें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने दिहाड़ीदार तबके के और दूसरे लोगों का ख्याल करते हुए फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए, जिसकी वजह से लोगों को घर बैठे बैठे राशन भी मिला। हमारे मुखैर हज़रात ने भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा डाला। उसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए घर घर पहुंचे हैं, लोगों को मिले हैं, उससे एक बड़ी तकवीत मिली है। लेकिन टोटली जो कारोबारी तबका था, जो दफात थे, जो दुकानदार थे, वो उनको एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था और हुकूमत भी परेशान थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी बड़ी फिक्र थी इस बात की, इसलिए उन्होंने मरहलावार ये लॉकडाउन को जो है ईजी करना शुरू किया ताकि लोग अपने कारोबार पे वापस आ सके और ये ना हो कि लोग कोरोना की बजाय भूख से मरना शुरू हो जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारी कौम जो है इस बात को समझती नहीं है। मीडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मीडिया पे आपने देखा है कि बहुत सारी कंपेन्स चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। सिर्फ हम इससे अगर बच सकते हैं तो एहतियाती तदाबीर से ही बच सकते हैं। लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि जब लॉकडाउन के शुरू के दिन से तो लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात की है, लेकिन अब लोग एहतियात नहीं कर रहे। तो आवाम से यही अपील करनी चाहिए, हम भी करते हैं, आप भी बार बार ये करें कि हुकूमत का साथ दे। अगर लॉकडाउन खोलने के बाद केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ जाएगा। और मुझे कभी उम्मीद है कि क्योंकि अभी भी मुझे जो रिपोर्ट आई है मेरे रिपोर्टर्स की, उन्होंने बताया है कि पिंडी में जितने बाजार खुले वहां पे कोई एहतियाती तदाबीर नहीं हो रही, किसी SOP पे अमल नहीं हो रहा, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की हुई। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर तो कोरोना आप इसी पॉइंट के साथ आप एक मिनट, मैं यही पॉइंट जो है वो डॉक्टर साहब के साथ अरशद साहब के तरफ लेके जाता हूं। अरशद साहब, ये अब आप देख लें कि रिपोर्टर्स बता रहे हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने बताया कि रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि रावलपिंडी के जो बाजार है उनमें किसी किस्म की SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है जो एज पर रिपोर्ट्स। तो सर फिर कैसे चलेगा मामला अगर रिपोर्ट्स जो SOPs इनको फॉलो नहीं किया जाएगा, केसेस मजीद बढ़ जाएंगे। हेल्थ निज़ाम आपका उसका आपके सामने है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो अगर अमल दरामद नहीं होगा तो ये तो सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला काम होगा, केसेस इंक्रीज होंगे तो गवर्नमेंट को तो अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। इस चीज में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि देखिए अगर जो है ना एक्टिविटी जो है वो पब्लिक एक्टिविटी बढ़ने से अगर केसेस की स्पेशली देखिए जो ना दो चीजें हैं, केसेस का बढ़ना और मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, केसेस का बढ़ना, केसेस हम कहते हैं कि जो केसेस हम किसको कहते हैं कि जो टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है,
अभी तक पूरी दुनिया में भी इसकी टेस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव की सारी दुनिया में रिपोर्टें हैं। अभी पिछले दिनों CNN पे शायद सर वायलेशंस की बात हो रही है, वायलेशंस की बात हो रही है। वायलेशन मैं देखो ना, मैं भी वही कह रहा हूँ देखो वायलेशन के बाद फर्ज करें, देखिए केसेस बढ़ना और कैजुअलिटीज का होना, और कैजुअलिटीज में भी कंफर्म के भी कैजुअलिटी वाकई कोरोना की वजह से हो रही है या किसी और बीमारी की वजह से हो रही है। लेके जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बात वाकई कहीं और लेकर जा रहे हैं। हम सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कंसर्न। देखें, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, जरा ये शेयर कीजिएगा, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो आप लोगों को भी प्रोवाइड की गई है कि कौन कौन से SOPs आप लोगों ने, अवाम की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। उसमें मैं पढ़ रहा था हैंड सैनिटाइजर का हर शॉप में होना जरूरी है, थर्मल गन का होना जरूरी है, सैनिटाइजर, लोग एंटर हो सकते गेट हैं, लगाए जाएंगे, दायरे बनाए जाएंगे, कितनी दफा कितनी जगह पे कैसे लोग आएंगे, इसको जरा एड्रेस कीजिएगा कि अगर हमारी जो साफी बिरादरी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट कर रही है कि जनाब कहीं पर कोई SOP फॉलो नहीं हो रहा, तो वो ऑब्जर्व किसने करना है? आपकी बिरादरी ने करना है ना। मैं देखिए जी, मैं इसकी तो बिल्कुल फेवर में हूं कि करने चाहिए, और हम अपने तौर पे भी, हमारी जो फेडरेशन भी है, जो चेंबर्स भी है, हम सारे अपने अपने जितना हमारा असर और रसूख है सबको हम एजुकेट करते हैं, समझाते हैं कि ये करें आप। और फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में भी ये पूरी कोशिश हो रही है कि सारे के सारे जो है ना, ये ज़ाब्ते जो है, ये जो SOPs हैं, ये ऑब्जर्व किए जाएं। इसमें तो कोई इसमें तो लेकिन इसमें एक सबमिशन ये है, आप इस तरह भी हो सकता है कि आपकी एक बॉडी है और यकीनन उसकी भी एक से है, तो अगर कोई अमल दरामद नहीं करता तो अल्टीमेटली किसी एक या दो अफराद के उस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो पूरी कारोबारी तबके या पूरी कारोबारी बिरादरी के ऊपर आएगा। तो आप क्यों नहीं खुद से एक ज़ाब्ता अखलाक जो मुरतब करते हैं और उसके अंदर जो फॉलो उसको नहीं करेगा उसके लिए फिर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसको पेनलाइज भी किया जाए, फाइनेंशियली भी किया जाए, और दीगर लिहाज से उसकी लाइसेंसिंग जो है उसको भी खत्म किया जा सकता है। चैम्बर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, रुकनीत मुअत्तल की जा सकती है। इस तरह की जो SOPs हैं वो आप क्यों नहीं खुद से सेट कर लेते हैं? ये चीजें ना, ये ऑलरेडी हम अपने चेंबर्स में भी और फेडरेशन में भी जितना भी हमारा इंटरेक्शन होता है, हम सबसे ये बातें हमने ये लॉकडाउन ओपन करवाने से पहले सबसे कही हुई है, और भी कहेंगे। हम मजीद हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे, उनको इंस्ट्रक्ट भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर इसका फिर जो होगा उल्टा नुकसान भी उन्हीं को होगा ना, जो इसको फॉलो अप नहीं करेंगे। डिजीज के अलावा भी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल भी लॉस जो है वो फिर उनको होगा जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। जब फॉलो करेंगे और करवाएंगे, देखिए ना, एक तो खुद भी फॉलो करेंगे, आप मार्केटों के जो लीडर्स है वो मार्केटों को कंट्रोल करें, इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री को कंट्रोल करेंगे, तो सबका फायदा होगा। ये ऑलरेडी अवेयरनेस और ये जो फीलिंग है, ये हम हर लेवल पे आज से नहीं, हम आज से कोई 1.5 महीना पहले तक लोगों को कह रहे हैं कि ये हम करेंगे, तो फिर ये हम देखिए ये यकीन दहानी हमने करवाई है, तो हुकूमत ने ये बात मानने की तरफ राग़िब हुए, और अब हम अपनी पूरी जो कम्युनिटी है उसको हम ये कह रहे हैं जी बिल्कुल, इसको आप फॉलो करेंगे तो ये कंटिन्यू करो। डॉक्टर साहब, यकीन दहानी कराई है, अब उस पर अमल दरामद भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि हो। नसीम सिद्दीकी साहब, जरा बताइएगा, जैसे अभी हम डॉक्टर अरशद साहब से भी बात कर रहे हैं, कारोबारी बिरादरी अगर ताउन नहीं करती है, और वाकई ऐसा देखने में आया है, आपके रिपोर्टर्स ने भी बिल्कुल ऑथेंटिक आप तक खबर पहुंचाई है कि नहीं हो रहा SOP पर अमल दरामद, आप क्या समझते हैं द अदर साइड ऑफ द पिक्चर? क्या ये वाकई डूएबल है कि इतनी कारोबार खुलता है, लोगों का फ्लक्स बाहर निकलता है, रमज़ान अपने आखिरी जो है वो अशरे में जाने वाला है, ईद की शॉपिंग एज अ फेस्टिवल हम देखते हैं ईद की शॉपिंग के लिए, शॉपिंग मॉल्स खुलते हैं, लोग धड़ाधड़ वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या ये डूएबल होगा कि SOPs पर अमल दरामद किया जा सके इतने रश को लेकर? फिर क्या किया जाए? देखिए हमारी जो कौम है ना, वो लॉ अबाइडिंग नेशन नहीं है। ये हम लोग कानून की पासदारी नहीं करते। अगर ट्रैफिक में भी आपने देखें इस तरह ट्रैफिक हमारे इलाकों में चल रही होती है, रेड लाइट को भी जंप कर जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं समझते। जो डॉक्टर हजरात इतनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह अपनी जान को उन्होंने जोखिम में डाला हुआ, ये केस है, कोरोना एक बीमारी है जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा अमवात भी हुई है। इसकी हमें जो खतरनाक चीजें वो लोगों को बतानी है, उन तक पहुंचानी है, ताकि लोग इस बात को इजी ना लें, और जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव भी आ रहे हैं वो भी क्वारंटाइन में रहे। क्योंकि अगर एक सेहतमंद शख्स है और उसने जो कोरोना को ले लिया है पॉजिटिवली,
चलो अगर उसको बीमार नहीं होता, वो ज्यादा इससे उसकी हालत खराब नहीं होती, लेकिन वो ये कैरी करके अपने घर ले जा सकता है और घर में जो बूढ़े और बच्चे लोग हैं वो मर जाएंगे। एक तो हमें अवेयरनेस देनी है, दूसरी ये जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स हैं या मार्केट कमेटी के सरबराह हैं, आपने देखा होगा कि हर मार्केट में जो है वो एक उनकी कोई ना कोई तंजीम बनी होता है, जिसका कोई सदर भी होता है, जनरल सेक्रेटरी भी होता है। ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो मास्क के बगैर दुकान पे आएगा उसको सौदा ना दिया जाए, जो दुकान के लोग अंदर आ रहे हैं उनको एक डिस्टेंस से रखा जाए, जो दुकानदार अमल नहीं कर रहा उसकी दुकान को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत वक्त और इन तंजीमों को बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। अगर ये सख्ती नहीं करेंगे, इस तरह दुकानें बंद नहीं करवाएंगे, तो एक बहुत बड़ा जो मामला पाकिस्तान में बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर तादाद बढ़ना शुरू होगी तो हमारे हॉस्पिटल्स के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज्यादा कोरोना के प्रॉब्लम्स मरीजों बढ़ को ले सकते हैं। सके। ठीक है, तो मैं डॉक्टर अरशद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, हम 4G पे भी हैं और हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स भी हैं, स्मार्टफोन्स भी हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं। हुकूमत ने सिंध में भी बात हुई और बाकी भी कि ऑनलाइन बिजनेसेस जो है उसको फ़रोग दिया जाए और ऑनलाइन बुकिंग उसको की जाए, डिलीवरी बॉय हो और वो डिलीवरी जाके वो जो भी सामान हो उसकी देकर आए, जो इस्तेमाल हो सकता है और ऑनलाइन जिसकी बुकिंग हो सकती है। क्यों इतना डिस्करेज किया गया कारोबारी तबके की तरफ से कि ऑनलाइन बुकिंग हमने नहीं लेनी और ये डुएबल नहीं है? क्या वजह है कि इसकी वजह ये थी कि कहीं टैक्स के हिसाब में ना आ जाए, सेल्स हमारी रिकॉर्ड ना हो जाए, या और वजूहत थी? जी मेरे ख्याल में देखिए ये जो है ना, ये ऑनलाइन जो है बुकिंग और खासतौर पे जो ग्रोसरी है और जो किचन आइटम्स है, इसकी तो ऑलरेडी मेरा ख्याल में पहले से काफी ज्यादा शुरू हो भी गई हैं। 2-3 नई बड़े बड़े नाम भी आ गए हैं और काफी उनकी टर्नओवर भी शुरू हो सर, अब गई है। कराची में आप एग्जांपल ले लें, कराची में तो उन्होंने इसका टोटल एहतजाज किया, बॉयकॉट किया कि हम ऑनलाइन बुकिंग वगैरह नहीं लेंगे, हम उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरह से हमारी नेगोशिएशन चल रही है, हमें अलाउ करें, हम शटर ओपन करें, 3-4 लोगों को या 2 बंदों को हम एंटरटेन कर सकें। तो ये सामने एक एग्जांपल आई, दैट्स व्हाई मैंने ये आपसे डिस्कस किया। जी देखिए मेरे ख्याल में देखिए ये ना, देखिए ये चीजें जो होती है ना, ये किसी जो जिस कारोबार की शक्ल की इजाजत अगर हुकूमत की तरफ से है और उसमें अगर कंज्यूमर को आसानी है तो वो कारोबार खुद ही चल पड़ते हैं। देखिए अगर आपको एक चीज चाहिए, मेरे पास वो चीज है, आप मुझे ऑनलाइन बुक कराते हैं, मैं भेज दूंगा आपको। बाकी जो है ना, ये मेरा जाती ख्याल है कि ये तमाम रुकावटों के बावजूद ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है ना, मेरा ये प्रेडिक्शन है, स्पेकुलेशन है मेरी कि पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में और बड़ी जल्दी, ये समझो 3-4 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत तरक्की करेगी। ये नया एवेन्यू है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आउट ऑफ दिस क्राइसिस। जो नया बिजनेस निकलेगा ना, ये ई कॉमर्स निकलेगा पाकिस्तान। और क्योंकि 200 हमारा जैसे 22 करोड़ हम लोग हैं, माचिस से लेके तो हर चीज के कंज्यूमर है हम ना, तो बहुत बड़ी आबादी है यहाँ। ई कॉमर्स ने मेरे ख्याल में हर सूरत में इसने बढ़ने ही बढ़ना है। और मैं तो अपने सारे जो है बिजनेस कम्युनिटी से ये कहूंगा कि इसको वो सीरियसली देखें, इसको ऑर्गेनाइज करें, इससे बिजनेस और एक्सपेंड हो जाएगा। ये नहीं जरूरी कभी दुकान दुनिया में अब अमेज़न जहां जहां जाता है वहां स्टोर तो वहां भी चल रहे हैं ना। अमेरिका की कंपनी, अमेरिका के का स्टोर बंद हो गए, चलता है सारा का। अल्लाह ने देखो रिज़्क राज़क अल्लाह ने रोजी सबको देनी है। ये एक नया बिजनेस है, हमारे लिए नया है, पाकिस्तान के लिए नया है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये बढ़ेगा, ये हर सेक्टर में बढ़ेगा। ये एक जायज काम है, जिसने भी जायज काम करना है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ये बढ़ेगा पाकिस्तान में और ये नया बिजनेस है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल यही बात मैं नसीम सदीकी साहब की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। नसीम सदीकी साहब, डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, यानी कोविड-19 की जो दूसरी पिक्चर सामने आ रही है, समाजी रवैयों पे मैं चाहता हूं कि आपका वर्ड लिया जा सके। समाजी रवैयों में किस तरह से तब्दीली देख रहे हैं? कोई यानी कुछ बेहतर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, फैमिली बॉन्ड जो है वो मजबूत हो रहा है, उसके अलावा घरों में टाइम गुजारा जा रहा है, फैमिली को ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पूरी दुनिया का बेहतर होता नजर आ रहा है, सी लाइफ प्रोटेक्ट होती नजर आ रही है, बेहतर हो रही है। वो नस्लें जो मादूम होने के खदशात थे वो भी जो है वो अब दोबारा सर्वाइवल की तरफ जा रही हैं। तो ओवरऑल यानी हमारे जो समाजी रवैये है, जरा फिक्स कीजिएगा, वो किस हद तक तब्दील हो सकते हैं या बेहतर हो सकते हैं जब हम कोविड-19 की सिचुएशन से बाहर आएंगे? और इसमें एक ज़मीनी सवाल भी ले लीजिएगा कि अभी ये भी इतलात आई हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी इंक्रीज हुआ है और डाइवोर्स रेट भी इंक्रीज हुआ है।
अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया और हमें हमेशा जो भी सूरत हाल आती है उसमें से पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। मैं तो हमेशा लाइफ में जो है वो लेसन लेता हूँ, कोई भी सिचुएशन आ जाए और उस सिचुएशन को इंजॉय भी करता हूँ और उस सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मुझे भी काफी वक्त जो है घर गुजारना पड़ता है, तो मैं मूवीज देख लेता हूँ या मैं किताबें पढ़ लेता हूँ। जो किताबें पढ़ने का पहले मौका नहीं मिलता था, अब वो मौका मिला है, तो जो किताबें जमा हो गई थी मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। इसी तरह मैंने देखा है कि माँ बाप बैठे हुए हैं, बच्चे साथ बैठे हुए हैं और वो लूडो खेल रहे हैं। ये तो हमने तो देखा ही नहीं था इस जमाने में कि लूडो भी खेल रहे हो, और कई बच्चों ने तो ये कहा कि ये कौन सी गेम है, उनको पता ही नहीं था इसके बारे में। मैंने अपने दोस्तों के घरों में देखा है कि उन्होंने अपने गार्डन्स में बैडमिंटन के नेट्स लगा दिए, और वो पुराने वाला जो दौर है मुझे कॉलेज के जमाने का वो याद आ गया कि हम अपने पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ जो है वो बैडमिंटन खेला करते थे। कुछ लोगों को मैंने देखा है जिनके घर बड़े हैं, वो अपने घरों के अंदर टेबल टेनिस की टेबल ले आए। तो मैंने देखा कि जो फैमिली बाउंडिंग है वो इस सूरत हाल की वजह से बहुत बेहतर होती चली जा रही है, और लोग क्योंकि घरों में मौजूद हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे। एक तो ये मामला है। दूसरा जो आपने नेचर का देखा है, आपने देखा कि ओजोन लेयर ने जो है वो हीलअप होना शुरू हो गया है, और सुना ये जा रहा है कि वो काफी हद तक हीलअप हो गई है। और आप अगर इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में तो वेदर बहुत क्लियर होता है। मैं आजकल लाहौर आया हूँ और जो ही मैं मोटरवे से लाहौर की तरफ उतर रहा होता था तो हर तरफ धुंध नजर आती थी, गर्दो गुबार के पहाड़ नजर आते थे और चीजें क्लियर नजर नहीं आती थी। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि बिल्कुल क्लियर स्काई नजर आ रहा है, फिजा बहुत बेहतर हो गई है। तो इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी है, इसमें भी अल्लाह ताला की रहमतें हैं अगर हम लेना शुरू करें तो इसकी वजह से। और दूसरा जो आपने कहा कि जंगली हयात है उनको भी फल फूलने का मौका मिल रहा है। लाजिम बात है, लोग शिकार पे नहीं जा रहे, तो जिन परिंदों की या जानवरों की नस्लें खत्म हो रही थी वो दोबारा से पनपना शुरू हो जाएंगी। बल्कि आपने देखा है कि मरगला हिल्स में 2 दफा सीसीटीवी पे चीते नजर आए जो कि पता नहीं कहाँ छुपे होते थे। हम लोग ट्रेल्स वगैरह के ऊपर जाते थे लेकिन कभी वहां पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अभी एहतियात करनी जंगली पड़ेगी। हयात, जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि मरगला हिल्स पे कल भी एक चीता नजर आया। तो जो लोग ट्रेल्स पे जा रहे हैं आजकल उनको बहुत एहतियात करने की भी जरूरत है कि कभी भी कोई जंगली जानवर भी बाहर से निकल सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात की, बड़ा अच्छा सवाल किया कि इस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से फैमिलीज ने आपस में करीब आना शुरू कर दिया, फैमिली टाइज बड़ी बेहतर होगी। जहां तक आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है या डाइवोर्स रेट्स बढ़ना शुरू हो गए, वो मेरे ख्याल से एक बड़ी कम तादाद है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप इकट्ठे बैठेंगे वहां पे आपके इख्तलाफात भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे माशरे में ये चीज बहुत ज्यादा, लेकिन सिद्दीकी हमारे साहब इसको ना एड्रेस करने की भी जरूरत है, बताने की भी जरूरत है कि अगर आपने रहना ही है, जाहिर सी बात है ऑप्शन कोई नहीं है तो, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है तो उसे कैसे रहना है, ये भी तो मीडिया का काम हो सकता है ना, बजाय इसके कि हम इस फैक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दें कि क्योंकि ये नेगेटिव चीजें तो हम इसे डिस्कस ना करें, इसे डिस्कस करना होगा, बताना होगा कि हमें किस समाजी रवैये का इजहार करना चाहिए जब हम घर में हो, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, डायलॉग पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया इस वक्त अपना बड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा कि टीवी पे जो ड्रामास बनाए जाते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट आ रही है लोगों को टीच करने के लिए, उसमें यही है कि आप एहतियात के साथ रहें और फैमिली सिस्टम, अच्छा हमारे मुल्क में तो फैमिली सिस्टम मौजूद है और यही खूबसूरती है हमारे निज़ाम की यहाँ पे कि लोग एक साथ रहते हैं घरों में, और अगर कई इख्तलाफात भी होते हैं तो घर में बड़े मौजूद हैं जो उन इख्तलाफात को दूर करवा देते हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर घर में मियाँ बीवी मौजूद है तो ये लाजमी नहीं है कि बीवी ने ही सारा काम करना और शौहर हर वक्त बैठा टीवी देखता रहे या रिमोट हाथ में लिया हुआ गेम्स खेलते रहे। उनको अपने साथ उनको भरपूर जो है वो उनका हाथ बटाना चाहिए ताकि मिलजुल के काम करें। मिलजुल के काम करने में बरकत है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हमें तालीम दी है कि घरों में बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाए और एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। तो अगर हम एक दूसरे का ख्याल रख के आगे चलेंगे, स्पेस देंगे, तो डेफिनेटली इस तरह के मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हम अच्छे तौर तरीके के साथ गुजार सकते हैं। और ये जिस तरह आजकल रमजान का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है, तो इसमें तो मैंने देखा है कि घरों में बड़ी रौनकें हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी घरों में पढ़ रहे हैं। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, नसीम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ बात हुई कि बिजनेस कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट थी और उसका जो डिमांड थी कि जी बतदरीज बिजनेसेस को ओपन किया जाए, इंडस्ट्री को ओपन किया जाए। हुकूमत ने कंसेंसस के साथ तमाम सूबों की और तमाम स्टेक होल्डर्स की उसको ओपन किया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी
रिजवान ये बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर है ऐसा बहुत कि बड़ी वो इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले की वजह से केसेस में इंक्रीज आ जाए और उसके बाद फिर हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी पड़े, जो कि मुश्किल बात होगी, चैलेंजिंग बात होगी। और जहाँ तक नसीम सिद्दीकी साहब ने बात की दीगर मसरूफियात के हवाले से, तो वहाँ पे PTV पे चलने वाला ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल जो है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है जनाब। सोशल मीडिया उठा के देखें तो अर्तुगरुल की बात हो रही है, घर में बात करें तो अर्तुगरुल की बात हो रही है, दफातर में बात करें तो अर्तुगरुल की बात हो रही है। इस कदर इस ड्रामे का इम्पैक्ट लोगों के जहनों में आ चुका है, जो PTV पे आपके साथ शेयर किया जाता है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और डबिंग के साथ, कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि ये जो हिस्ट्री है वो कितनी रिच हिस्ट्री है, किस तरह से चाहे मुसलमान, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो बड़े सगीर में रहने वाला मुसलमान हो, किस तरह से उनका तर्ज ज़िंदगी और किस तरह उन्होंने काम किया। जी हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं मोइज़ अली साहब, हेल्थ प्रोफेशनल हैं। ये जो अब OPDs को खोला जा रहा है, कुछ मरहलावार इनको खोलने की बात हो रही है। OPDs भी चूँकि काफ़ी अरसे से बंद थी, वो किस तरह से खोली जाएंगी, वहाँ पर किस तरह से हिफाजती इक़दामात को मैनेज किया जाएगा, इन तमाम इशूज़ पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइज़ अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, OPDs खोली जा रही हैं। अगर हम थोड़ा सा यानी दिसंबर जनवरी को देख लें या पिछली सारा रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो OPDs भरी हुई होती थी मरीज़ों के साथ। ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, मर्द हज़रात हैं, सब वहाँ पर मौजूद हैं और कॉरिडोर के अंदर चलने की भी गुंजाइश नहीं होती थी अगर 2-3 डॉक्टर्स वहाँ पर कमरों में अपने बैठे हुए हैं। अब OPDs अगर खोली जा रही हैं, खोलना भी बहुत ज़रूरी था, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि एक फ्लक्स आ सकता है, रश आएगा एकदम, लोग बहरहाल सिर्फ कोविड-19 के ही तो पेशेंट नहीं है। बिल्कुल। मैं इस सिलसिले में बताऊं कि जब OPDs को बंद किया गया था तो सबसे ज्यादा नुकसान भी अवाम का हुआ था। जिस तरह आप देखें, चाइल्ड एंड मदर केयर के मसाइल आ गए, ऑब्स एंड गायनी के पेशेंट्स शदीद मुश्किलात का शिकार थे, बच्चों की वैक्सीनेशन रुक चुकी थी और WHO ने भी इस पे कहा था कि आपको OPDs खोलना पड़ेंगी। अब जबकि OPDs खुल चुकी हैं, अभी भी मैं इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ कंसल्टेंसी देनी है, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज करें, अपना कोई सिक्योरिटी का अमला लगाएं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग करवाए, और डॉक्टर और नर्सेज जो स्टाफ है ना जी, उनको इस वक्त ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। इतने रश में पॉसिबल होगा कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके? चले मार्केट्स में वक्फे के बाद ओपन हो रहा है ना, वक्फे के बाद बहुत अरसे के बाद ओपन हो रहा है। असल में देखिए अभी भी प्रॉब्लम क्या, हम इसको अगर टेली मेडिसिन से जोड़ देना, देखिए लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। अगर लोग वहां से, अगर हॉस्पिटल सिर्फ एक अपॉइंटमेंट सेंटर बना दें, वहां पर उनको कॉल की जाए, वहीं से टोकन दे दिया जाए, तो ये एक अच्छा तरीका होगा जिससे सोशल डिस्टेंसिंग। सर आपकी बात तो बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं उनके पास ये सहूलत किस कदर है, इसका इस्तेमाल और बाकी चीज़ें, गांव देहात का भी मामला है वो, उसको भी देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हम बात करें कि OPDs का जो सबसे बड़ा रिस्क हमें हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप एक अपने किसी और मरज के इलाज के लिए जाएं और वापस आएँ तो कोविड-19 कैरियर के तौर पे वापस आएं और कोविड-19 पर उससे आगे मजीद फैल सकता है। इसको भी फौरी तौर पे कितना इंश्योर करने की ज़रूरत है कि अगर मरीजों की भी तादाद है तो उनको उस तरह से उस पर अमल दरामद किया जाए जैसे कि 2-4 मरीज जो हैं, जहाँ पे स्पेस 20 लोगों के बैठने की है वहाँ 4 लोगों के बैठने की जगह बना दी जाए। इस तरह का कोई प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, डुएबल है जी? बिल्कुल, देखिए जी, हम तो इसको डुएबल बना रहे हैं, बिकॉज हम हेल्थ मैनेजमेंट को देख रहे हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही अगर सेफ नहीं होगा तो पेशेंट किस तरह सेफ होगा ना। तो इसमें सिर्फ एक चीज है कि गवर्नमेंट भी और NDMA के साथ मिलकर ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की। देखिए इन्हीं लोगों ने पेशेंट को गाइड करना है। मेरे पास खुद पेशेंट आ रहे हैं जिनको इस वक्त बहुत एलर्जीज हैं, डायबिटिक हैं, और वो कहते हैं जी हमें हॉस्पिटल में चेक करवा दें। आपकी बात ठीक है, फ्लक्स ज्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे, आपको तो हॉस्पिटल बंद करने पड़ेंगे ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया है, OPDs खोलनी है, तो अवाम और जो इदारे हैं ये मिलके इस OPDs की ओपनिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपका डॉक्टर भी ट्रेनिंग है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ICU में अगर आपके पास वेंटिलेटर भी है और डॉक्टर और नर्स और पैरामेडिक ट्रेन नहीं है तो PPEs का भी कोई फायदा नहीं होगा।
सही जी, इस वक्त बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो चीज है वो नॉलेज शेयरिंग की है। सोशल डिस्टेंसिंग को एज अ नॉर्म बना दें प्लीज। जी बिल्कुल, ऐसा नॉर्म बनाना चाहिए, तभी हम बेहतर बिल्कुल। तरीके से मैनेज कर सकेंगे। मोइज़ अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारी कोशिश यही होती है नाज़रीन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो ऑनलाइन लिया जाए, ताकि तमाम के तमाम जो भी पहलू हैं कोविड-19 से इफेक्ट हो रहे हैं वो आपके सामने रखे जा सकें। इस वक्त डॉक्टर शाहिद बशीर साहब ने ज्वाइन किया है। आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं। इनसे भी बात करेंगे कि क्योंकि ये रेस्पायरल सिस्टम को अगर डैमेज करता है कोविड-19 तो डेफिनेटली उसके साथ साथ फिर ये कहा जाता है कि जो दिल के मरीज होते हैं या जो दिल के मरज होते हैं वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि वल्नरेबल हो जाता है। रिजवान, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो सारा टाइम ये सिलसिला बंद रहा है, इसमें जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो किस कदर मुतासर हुए होंगे। डॉक्टर साहब ने जी हमें ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर शाहिद बशीर साहब ने, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं इस डिज़ीज़ को लेकर और चैलेंजेस के हवाले से। जो हार्ट पेशेंट है, ये कहा जाता है कि उनमें क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम शायद इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो कोविड-19 के साथ लड़ सकें, तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, हार्ट पेशेंट का और शुगर पेशेंट का। आपके तज्ज़िये और मुशाहिदे में क्या बात आई है दुनिया में ख़ास तौर पे और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, जो अब बात सामने आई है उसमें हार्ट पेशेंट्स किस कदर मुतासर हुए हैं? जी देखिए, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 25% जो पेशेंट्स हैं उनमें ये देखा गया कि हार्ट जो है वो मुतासर हुआ है। खास तौर पे ऐसे पेशेंट जिनको कोविड-19 से पहले हार्ट फेलियर के पेशेंट थे ना जी, और उनको वो ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो वायरस है उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस, यानी दिल के पट्टों के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा। उसकी वजह से जो दिल के पट्टे हैं वो मजीद कमजोर हो जाते हैं और वो फैल जाते हैं। तो हार्ट फेलियर का जो इफेक्ट है वो उस ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वर्स हो जाता है। लिहाजा दिल के जो मरीज थे जो कि पहले ऑलरेडी हार्ट फेलियर के पेशेंट थे, वो कोविड-19 की वजह से उन्हें मजीद डिटीरियोरेशन हुई और उनकी जो मेडिसिन है वो भी बढ़ानी पड़ी और उनको सीसीयू में भी ज्यादा चांसेस उनके बन गए कि उनको अकोमोडेट किया जाए, वहां उनका ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर साहब, अपरेंट सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है जी, उससे मरीज का सांस फूलना शुरू हो जाता है जी। मरीज का एक तो फेफड़ों की वजह से जो सांस फूल रहा होता है वो अलग होता है, और जो हार्ट फेलियर की वजह से होता है उसे हम कहते हैं कार्डिक एस्थमा, ठीक है ना जी। तो वो मायोकार्डाइटिस की वजह से कार्डिक एस्थमा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें मरीज का सांस फूलना शुरू हो जाता है। मरीज की जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है ना जी। और मरीज का जो ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से कम हुई है, क्योंकि कोविड-19 की जो नई रिसर्चेज आई है ना जी, उसमें ये बात साबित हो गई है कि ये जो वायरस है ये हीम ग्रुप जो होता है, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है उसके साथ ये अटैच होके तो उसकी जो ऑक्सीजन की कैरिंग की जो सलाहियत है उसको डैमेज करता है। और जहां जहां फिर वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज में, तो जब दिल के खुलियात जो है, मायोसाइट्स जो है, उनको ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिलती, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और मरीज का सांस भी ज्यादा फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बुजुर्गी का फायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो हार्ट के पेशेंट हैं कोविड-19 के इस टाइम के अंदर, यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना रोजगार भी जारी रखना है, मजबूरी है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, अपनी मुलाजमत भी जारी रखनी है, वो मैक्सिमम कितनी केयर करें, क्या केयर करें, खुराक किस तरह से इस्तेमाल करें, नींद के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह, ताकि वो उससे लड़ भी सकें और वो क्योंकि हार्ट का भी इशू है उससे भी कोप अप कर सकें? जी जी जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, हार्ट के पेशेंट्स को जो सबसे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए वो ये है कि जो डॉक्टर्स ने उनको दवाइयां दी हुई हैं पहले वो रेगुलर लें, ठीक है ना जी। खास तौर पे जो नाइट्रेट्स हैं और खास तौर पे जो एंटीकोगुलेंट्स हैं, यानी जो खून को जो जमने नहीं देती दवाइयां, वो जो दवाइयां हैं वो रेगुलरली लें। हमने देखा है कि अक्सर हमारी कंप्लायंस कम है, क्योंकि आपको पता है हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है हमारे मुल्क में, तो लोग जो है वो दवाई छोड़ देते हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहली जो बात कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है, जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है मेडिसिन, उनको रेगुलराइज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मसलन गर्म पानी जो है वो इस्तेमाल करें, ठंडा पानी जो है वो इसके लिए सही नहीं है। इसी तरह भाप लें, स्टीम लें। स्टीम लेने से यकीन करेंगे बहुत सारे मरीज जो है उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, और जो कोविड-19 के जो साइड इफेक्ट्स हैं
खास तौर पे हार्ट के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर वो बहुत कम हो जाते हैं। और देखा यह गया है कि जैसे हमें पता है कि सैनिटेशन जो है, यानी देखें हैंड सैनिटाइजर से लेके तो फूड सैनिटाइजेशन भी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने फरमाया कि ग़िज़ा क्या क्या लें, उसमें सबसे ज्यादा जो मैं रिकमेंड करूंगा वो फ्रूट्स, सब्जियां और फ्रेश मिल्क जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त दुनिया में कई जगहों के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात कि एंटी मलेरियल दवाई ले लें, क्लोरोक्वीन ले लें, इस तरह की हार्ट के पेशेंट खास तौर पे इस तरह की कोई भी दवाई लेने में या तजुर्बा करने में किस कदर मोहतात रहें, क्योंकि जो रिसर्च सामने आई है वो उसकी यकीनन बड़ी सीवियर इम्पैक्ट हो सकते हैं। आप बताइएगा बीइंग अ डॉक्टर कितना सीवियर हो सकता है ये? हाँ देखिए, ये बात ये है कि हार्ट का पेशेंट जो है वो ऑलरेडी बड़ा सेंसिटिव होता है, और हार्ट का पेशेंट पहले ही, जैसे आपने पहले भी बताया कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं पेशेंट। तो मैं ये चाहूंगा कि बगैर डॉक्टर की एडवाइस के, बगैर कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस के वो कभी भी एंटी मलेरियल या कोई और दवाई ऐड ना करें, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ऐसी आई हैं अब जिनमें ये देखा गया है कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन या जो दूसरी एंटी मलेरियल ड्रग थी वो बल्कि वर्स कर रही हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट। बिल्कुल सिचुएशन खराब कर रही है। मैं ये चाहूंगा कि देखें, मेडिसिन शुड टू बी टेलर्ड नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है ना। ये हमारे मेडिसिन में ये असूल है कि मेडिसिन शुड टू बी टेलर्ड। इंडिविजुअल पेशेंट जो है वो उसकी इंडिविजुअल मेडिसिन, ये डॉक्टर का काम है कि वो मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। कार्डियोलॉजिस्ट थे। बिल्कुल नाज़रीन, सेल्फ मेडिकेशन जो है वो वैसे भी जो है वो डिस्करेज की गई है, पूरी दुनिया में की गई है, और मॉडर्न इस वर्ल्ड में जो है हमें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हम चूंकि प्रोन हैं, इस कर लेते हैं खुद ब खुद, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे दिल के मरीज़ों को अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी रखिएगा, अपने आप को महदूद रखिएगा, खुद भी महफूज रहेंगे, दूसरों को भी महफूज रखेंगे। मेरा घर मेरी जन्नत नाज़रीन ट्रांसमिशन का ये चंक जो है ये अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। यासिर रहमान और रिजवान रौनक आपसे इजाज़त चाहते हैं। खबरनामा आपसे शेयर किया जाएगा 12 बजे, और उसके बाद मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन जो है वो दोबारा से शुरू होगी।